हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं जियोग्राफी का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स लेके आया हूं। ये टॉपिक्स आप लोग देखोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और ये कॉन्सेप्ट आप समझने के बाद कभी भी आपके जीवन में इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है या कभी आपको किसी को बताना हो तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो और समझा सकते हो। क्लियर। तो ये जो टॉपिक है वो टॉपिक है अर्थक्वेक यानी भूकंप। आज हम लोग यही जानने वाले हैं कि भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक्स का जो मैं 2 पार्ट में वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, पहला पार्ट्स में ये पढ़ेंगे कि भूकंप जो है कि जब जनरेट होता है तो कहाँ से होता है ना, यानी उत्पन्न कहाँ से होता है, कहाँ तक पहुँचता है, भूकंप किस प्रकार की नुकसानदायक होता है, ये सब चीज़ें जो है कि सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। भूकंप कहाँ ज़्यादा आता है, कहाँ कम आता है, ये सब मैं सेकेंड पार्ट में बताऊँगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ इस वीडियो में भूकंप का पूरा डिटेल्स बताऊंगा और सेकेंड वीडियो में भूकंप कहाँ उत्पन्न होता है, किस प्रकार की पेटी में उत्पन्न होता है, कौन कौन सी पेटी है जो भूकंप लाती है। ठीक है, पूरा डिटेल्स के साथ सेकेंड पार्ट में भी पढ़ेंगे और फर्स्ट पार्ट में भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, भूकंप जो है कि कहा जाता है ना कि पृथ्वी के अंदर, है ना, पृथ्वी के अंदर अचानक से उत्पन्न होने वाली हलचल को ही भूकंप कहते हैं। यानी पृथ्वी के अंदर अगर अचानक से एक हलचल उत्पन्न हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, भूकंप। मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, देख लीजिए कि पृथ्वी के अंदर अचानक से उत्पन्न होने वाली हलचल को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। यानी अगर पृथ्वी के अंदर अचानक से भूकंप होगा यानी हलचल होगा, वो क्या होगी, भूकंप होगी। अब अचानक से हलचल होने का रीजन क्या है, रीजन यही है कि पृथ्वी के अंदर जो है ना कि बहुत सारी प्लेट हैं। क्या है, बहुत सारी प्लेट हैं, जिस प्लेट को बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट। क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट। यही टेक्टोनिक प्लेट की जो गति होती है या टकराव होता है एक दूसरे से, तो क्या होती है ना कि भूकंप आता है यानी गति आती है। मान लीजिए कि देखिए मेरा हाथ एक प्लेट है, ये दूसरा हाथ प्लेट है। अब ये दोनों प्लेट एक दूसरे से जैसे टकराएंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, भूकंप आएगा। तो इन प्लेट को क्या नाम दिया गया है, टेक्टोनिक प्लेट। तो जब आपसे पूछे कि भूकंप आने का कारण क्या है तो बता सकते हो कि टेक्टोनिक प्लेट के टकराने के कारण। ठीक है, अभी और भी बहुत सारे रीजन हैं, मैं सेकेंड पार्ट में बताऊंगा। टोटल 3 रीजन है। पहला तो टेक्टोनिक प्लेट हो गया, ठीक है, और मानव जनित रीजन है ना, नए पर्वतों के पास रहने वाला रीजन है। ये सब रीजन जो है कि नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाऊंगा। बस आप छोटी छोटी पॉइंट्स को इसमें सीख लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरा डिटेल्स यानी 2 पार्ट में ये पूरा भूकंप कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। चलिए, तो मैंने अभी समझाया कि पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होने वाली अचानक से हलचल को ही क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। भूकंप आने का रीजन क्या है कि जब प्लेटें टकराती हैं, ठीक है, तो क्या आता है, भूकंप आता है। कौन सी प्लेट टकराती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट। क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट। देखिए मैंने पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है। देखिए, जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम फोकस यानी भूकंप केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस यानी भूकंप केंद्र कहते हैं। और ये भूकंप जब ऊपर की तरफ आता है, एकदम सीधे 90 डिग्री पर एकदम सीधे आता है ऊपर, जहाँ अर्थ सरफेस पर, उसको बोलते हैं एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं, एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भूकंप उत्पन्न होता है तो भूकंप केंद्र पर, और सीधे 90 डिग्री पे जहाँ पे आता है पृथ्वी के अर्थ सरफेस पर, है ना, सरफेस पे आता है सतह पर, उसे क्या बोलते हैं, एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं, एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र। जब यहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है तो एक प्रकार की ऊर्जा होती है, वो क्या होती है, ऊर्जा। और वही ऊर्जा ना
बाहर निकलने की कोशिश करती है। जैसे मान लीजिए कि जैसे हम लोग हैं तो हम लोग के शरीर के अंदर का गैस बनता है तो गैस भी बाहर निकलने की कोशिश करता है कि नहीं। तो गैस निकलने का दो रास्ता, या तो ढकार के माध्यम से निकलता है कुछ गैसें, और कुछ गैसें पता है ये कहाँ से निकल जाता है। तो ये जो गैस है, अब पृथ्वी के अंदर जो है कि पृथ्वी तो गोल है, चारों तरफ से उसका स्ट्रक्चर सब समान ही है, तो कहीं भी निकल सकती है ना। तो पृथ्वी के अंदर जो गैस होता है, गैस जब रिलीज होता है, गैस ज़्यादा जनरेट होता है हाई टेम्परेचर के कारण, तो जो गैस होता है ना वो एक प्रकार की ऊर्जा हो जाती है। कौन सी ऊर्जा? प्रत्यास्थ ऊर्जा। यानी पृथ्वी के अंदर प्रत्यास्थ ऊर्जा जो है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वो ऊर्जा जो है कि बाहर निकलता है। और जब बाहर निकलता है तो तरंग के रूप में निकलता है। किसके रूप में? तरंग के रूप में। आप याद रखिएगा कि पृथ्वी के अंदर से जो ऊर्जा होती है ना वो प्रत्यास्थ ऊर्जा होती है, और वही ऊर्जा बाहर निकलती है। जो गैस के होता है ना वो प्रत्यास्थ ऊर्जा, वो बाहर जैसे निकलता है वो तरंग ले लेता है। कैसे रूप में? तरंग। और तरंग दो तरह की गति करती है। मैं आपको फिर बता दूं, तरंग दो तरह की गति करती है। कौन सी? एक अनुदैर्ध्य तरंग और एक अनुप्रस्थ तरंग। देखिए अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है ना वो ऐसे गति करती है, ऐसे। ये है अनुदैर्ध्य तरंग। ध्यान सुनिए, ये जैसे स्प्रिंग आपने देखा होगा ना, वो अनुदैर्ध्य तरंग करती है। जैसे दाबेंगे फिर वहीं पे निकल जाएगा, उसको तरंग को बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। लेकिन जब ये वाला गति ऐसे हो, ऐसे देखिए अभी मैंने क्या कर रहा था, ऐसे, ये है अनुदैर्ध्य। अगर ऐसे हो चलता रहे, मतलब कि एक सिंपल सा वे में समझिए, अगर ऐसे गति हो इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। और ऐसे ही गति हो आगे पीछे केवल वहीं पे, है ना, वो क्या है? तो अनुदैर्ध्य तरंग। तो जो प्रत्यास्थ ऊर्जा होता है ना वो तरंग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब पृथ्वी के सतह तक आता है तो तरंग के रूप में बदल जाता है। और वो तरंग कौन कौन सी होती हो? तो तीन तरंगें होती हैं। एक होता है पी वेव, एक होता है एस वेव, एक होता है एल वेव। यानी पी वेव को बोलते हैं प्राइमरी तरंग, है ना। एस वेव को बोलते हैं सेकेंडरी तरंग, एल वेव को बोलते हैं लव वेव। क्योंकि लव वेव इसलिए बोला जाता है कि इसकी खोज जो है ना, कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था HD लव, उन्होंने ही खोज किया था। तो पी वेव को क्या बोलते हैं? प्राइमरी वेव, एस वेव को सेकेंडरी वेव, और एल वेव को लव वेव। देखिए जब यहाँ से तरंग निकलती है यानी ऊर्जा निकलता है, तो जब तरंग बन जाता है तो सबसे पहले पी वेव जो है पृथ्वी की सतह पर आता है। कौन सा? सबसे पहले पी वेव, है ना। उसके बाद एस, देखिए पी पहले आता है इसलिए उसका नाम रखा गया है प्राइमरी। दूसरा आता है सेकेंडरी इसलिए उसका नाम है एस वेव, और लास्ट में आता है एल वेव यानी लव वेव, ठीक है। तो देखिए मैंने तुरंत लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए कि तीन तरह की वेव निकलती हैं, पी वेव, एस वेव, एल वेव। क्लियर? देखिए जो पी वेव होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी वेव, एस वेव को सेकेंडरी वेव, और एल वेव को लव वेव बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो लव वेव है ना, ठीक है, ध्यान रखिए ये सब कौन कौन सी जितनी भी वेव हैं ये कहाँ कहाँ गति करती है, इनकी स्पीड क्या होता है मैं आप समझाता हूँ, ध्यान सुनिए। देखिए जो प्राइमरी वेव होता है उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। मतलब 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर दूरी चला जाता है। कौन? प्राइमरी वेव। क्लियर? देखिए मैंने लिखा है स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब इतना तेज चलता है प्राइमरी वेव कि वो जल्दी से पहुंच जाता है सतह पर। 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है। और आपको पता है कि जो पृथ्वी का क्रस्ट है ना वो लगभग 100 किलोमीटर है। कितना है? लगभग 100 किलोमीटर यानी 80 किलोमीटर के आसपास है पृथ्वी का क्रस्ट। अब सोचिए कि जब उसको 8 किलोमीटर 1 सेकेंड में लग रहा है तो सोच लीजिए कि 80 किलोमीटर उसको जाना हो तो कितना सेकेंड लगेगा? मात्र 10 से 15 सेकेंड में पहुंच जाएगी, है ना। पी वेव कहाँ पहुंच जाएगा? ईपी सेंटर के पास, यहाँ पे पहुंच जाएगा। चलिए अब जो ये प्राइमरी वेव है ना वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ट्रेवल कर सकता है, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, तीनों में ट्रेवल कर सकता है। और मैंने अभी आपको बताया कि देखिए जो ये
प्राइमरी वेव है, ठीक है, ये एक प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब कि पृथ्वी जैसे देखिए फोकस है, ये मान लीजिए फोकस है, यहां से रिलीज हुआ तो सीधे आ गया, सीधे आ गया ऐसे, तो सीधे आ गया तो ये अनुदैर्ध्य तरंग है। अगर वही ऐसे ऐसे करके आता तो क्या होता, अनुप्रस्थ। तो सीधे आ गया तो क्या है, ये अनुदैर्ध्य तरंग। यानी जो प्राइमरी वेव होता है वो अनुदैर्ध्य तरंग की तरह क्या करता है, गति करता है। तो आपको प्राइमरी वेव में क्या क्या याद रखना है कि प्राइमरी वेव जो है कि ठोस द्रव गैस में ट्रेवल करता है और इसका जो स्पीड होता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये जो तरंगे होती है पी वेव, वो होती है एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ये पूरा डिटेल्स आपको याद रखना है। दूसरा है सेकेंडरी वेव यानी एस वेव। देखिए एस वेव की जो स्पीड होती है ना, लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब प्राइमरी से कम होता है, ठीक है। तो ये 3.5 से 4 किलोमीटर पर सेकेंड के वेव से गति करती है और ये केवल सॉलिड यानी ठोस में ट्रेवल करता है। किसमें, ठोस में। देखिए प्राइमरी ठोस द्रव गैस, सेकेंडरी केवल ठोस में। अब ये ठोस में गति करता है, लेकिन इसकी चलने की जो तरीका है ना वो अनुप्रस्थ हो जाता है, ऐसे ऐसे आता है, ऐसे करके, है ना, वो बिल्कुल ऐसे जिग जैग की तरह, जिग जैग की तरह आता है, ऐसे अनुप्रस्थ। आ रहा समझ में ना। ऐसे जब जाएगा, सोच के देखिए, कोई अगर आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी अगर सीधे चलाओगे तो पीछे वाला व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन गाड़ी आप ऐसे चलाओ, समझ रहे। तो ये जो तरंगे हैं, ये कौन सी तरंगे है, अनुप्रस्थ तरंग। और जब आप ऐसे चलाओगे ना तो पीछे वाले को समझ में आएगा कहाँ जाना है, वो आपके मतलब आप एक्सीडेंट हो सकता है। बस वही है कि देखिए जब जो है कि सीधी गति में करेंगे यानी अनुदैर्ध्य में होगा तो वो नुकसान कम करेगा। यानी प्राइमरी वेव जो होती है नुकसान बहुत कम करती है, 9 के बराबर, ठीक है, वो नुकसान करती ही नहीं है ज्यादा। लेकिन वही सेकेंडरी वेव की बात करूं, वो थोड़ा सा ज्यादा नुकसान करती है पी वेव की अपेक्षा। क्यों, वो थोड़ा सा जिग जैग चाहती है। और सबसे ज्यादा जिग जैग जो है ना, यानी अनुप्रस्थ वाली सबसे ज्यादा जो तरंगे है वो है एल वेव। वो बहुत तेज अनुप्रस्थ होती है। देखिए पहले प्राइमरी सीधे गया, कोई नुकसान नहीं। उसके बाद आएगा एस वेव, वो थोड़ा थोड़ा करके जाएगा, थोड़ा थोड़ा इसे करके, ये हो गया। एल वेव और ज्यादा करके जाती है, इसे बहुत ज्यादा। तो जब ज्यादा करके जाएगी तो ज्यादा नुकसान करेगी। तो आपसे पूछा जाए कि भूकंप के समय कौन सी वेव सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, तो आप याद रखिएगा एल वेव। और सबसे कम खतरनाक पी वेव, क्योंकि पी का स्पीड जो है कि 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है और एस का जो है कि 3.5 से 4 होता है और एल का याद रखिएगा 1.5 से 2 किलोमीटर। कितना, 1.5 से 2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और मैंने अभी बताया कि प्राइमरी वेव सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में, सेकेंडरी केवल सॉलिड में। लेकिन जो एल वेव है वो अर्थ सरफेस पर चलती है, इस पे देखिए, इस धरातल पे चलती है, ठीक है। इसलिए एल वेव को धरातल वेव भी बोला जाता है। याद रखिएगा एल वेव को कौन सा वेव, धरातल वेव भी बोला जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए धरातलीय तरंग किस भूकंपीय तरंग को कहा जाता है, तो याद रखना है एल वेव यानी लव वेव। आ रहा समझ में। चलिए दूसरा चीज कि ये जो एल वेव है ना, मैंने बता दिया ये भी अनुप्रस्थ है, बहुत तेज, बहुत दूरी दूरी तक जाती है ना, ठीक है। चलिए तो इससे और रिलेटेड जानकारियां जो है कि मैं सेकेंड पार्ट में बताऊंगा कि इसमें आयाम किसका अधिक होता है, तरंग दैर्ध्य किसका अधिक होता है, ठीक है। थोड़ा सा हाई लेवल बना दूंगा इस चीज को, तो मैं नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वेट करिएगा। तो ये थी हमारा भूकंप, ठीक है। अब भूकंप में ये समझते हैं कि भूकंप को मेजरमेंट कैसे किया जाता है। देखिए पहले ये जान लीजिए कि भूकंप का जो अध्ययन है ना वो सिस्मोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है, सिस्मोलॉजी में किया जाता है। और इस भूकंप का मेजरमेंट यानी मापन सिस्मोमीटर से किया जाता है। किससे, सिस्मोमीटर से। तो आपके सामने प्रश्न कैसे, भूकंप का अध्ययन कहाँ किया जाता है,
सिस्मोलॉजी में किया जाता है। भूकंप का मेजरमेंट किससे किया जाता है? तो सिस्मोमीटर से किया जाता है। और जो भूकंप के अंदर एक ग्राफ होता है, ग्राफ पे बताया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी चीज का ग्राफ होता है ना, ग्राफ का मतलब ये होता है ना कि मान लीजिए कि अगर ये भूकंप का मशीन है, सिस्मोमीटर है, तो इसमें एक ग्राफ लगाया गया है। वो ग्राफ का कंडीशन हिलेगा डुलेगा या कुछ अलग दिखेगा तभी तो पता चलेगा कि भूकंप आया है। तो जो ग्राफ होता है ना, उस ग्राफ को बोलते हैं सिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। तो याद रखिएगा कि भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी में, मेजरमेंट सिस्मोमीटर से, और ग्राफ सिस्मोग्राफ होता है। उस सिस्मोग्राफ के अंदर एक स्केल होता है, पैमाना। ठीक है, पैमाना समझते हैं। जैसे किसी चीज का मुझे अगर डिस्टेंस मापना हो तो किलोमीटर, मीटर, समय मापना हो तो सेकेंड। ऐसे ही जो इसको मेजरमेंट किया जाता है ना, वो जो उसका स्केल है वो है रिक्टर स्केल या रेक्टर स्केल। देखिए, जो रिक्टर स्केल है, ठीक है, इस पे नंबरिंग होता है उस स्केल पर 0 से लेके 9 या 10 तक, है ना। 0 से लेके 9 या 10 तक। मिनिमम होता है 0 और अधिकतम होता है 9। ठीक है, और रियरेस्ट केस में 10 हो जाता है। रियरेस्ट में क्या हो जाता है? 10 हो जाता है। क्लियर? ये बात याद रखिएगा। रियरेस्ट में कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। ठीक है, और उसका ओरिजिनल कितना होता है? 0 से लेके 9 तक। मिनिमम रिक्टर स्केल कितना होता है? 0, मैक्सिमम 9, और रियरेस्ट पूछेगा बहुत ज्यादा, अधिकतम अगर होगा तो कितना होगा? 10। ठीक है, कितना होगा? 10। अब आप देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतना तो स्केल है। अब देखिए 0 से लेके 1, तो 0 अगर मान लीजिए कि कहीं भूकंप आया है, या मान लीजिए कहीं भूकंप आ गया 1, है ना, 1 तीव्रता यानी 1 स्केल पे आ गया, तो अगर कहीं दूसरे जगह 2 स्केल पे आया है तो आखिर में कितना 1 से 2 वाला खतरनाक है। तो आप पॉइंट याद रखिएगा कि अगर आप रिक्टर स्केल पे 1 पॉइंट बढ़ते हो ना, तो भूकंप तीव्रता के मामले में आपको 10 गुना बढ़ना पड़ेगा। कितना? 10 गुना। मतलब अगर मान लीजिए कहीं भूकंप आया 1 तीव्रता से, तो 1 कुर्सी टूटी है, तो कहीं आएगा 2 तीव्रता से, तो उसमें 10 से गुणा कर दीजिए, 10 गुना नुकसान करेगा, मतलब 10 कुर्सी तोड़ देगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। तो जो रिक्टर स्केल होता है, आज आधुनिक हमारे जो वैज्ञानिक है वो रिक्टर स्केल को ही मानते हैं, और रिक्टर स्केल से ही पूरी चीजें की जाती है। रिक्टर स्केल जो है कि अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रिक्टर, है ना, उन्होंने 1945 में ये बनाया था रिक्टर स्केल। तो आपको याद रखना है कि रिक्टर स्केल क्या करता है, तो भूकंप की तीव्रता को बताता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी ज्यादा है, कितनी कम है। देखिए जो स्केल होता है ना, वो बहुत सारे स्केल हैं, बहुत पहले भी स्केल बनाए गए थे, जैसे रोसीफेरल स्केल, मार्केली स्केल, है ना, उसके बाद रिक्टर स्केल। देखिए रोसीफेरल स्केल जो बनाया गया था ना, उसमें 1 से लेके 9 तक था। कहां से? 1 से लेके 9 तक, जो कि आगे चल के फेल हो गया, इसको वैज्ञानिकों ने नकार दिया कि काम का नहीं है। उसके बाद मार्केली स्केल बनाया गया, इसमें 1 से लेके 12 तक नंबर था जो तीव्रता बताती थी। ठीक है, इसको वैज्ञानिक ने कहा कि ये तो अमान्य है, ये कोई काम का नहीं है। ठीक है, बाद में चल के जब 1945 में रिक्टर नामक वैज्ञानिक ने, अमेरिका के साइंटिस्ट थे, इन्होंने रिक्टर स्केल बताया, और बताने के साथ साथ उस पर नंबर यानी इंटेंसिटी भी बता दिया, 0 से लेके 9 और रियरेस्ट में 10 हो सकता है। तो ये बताया, उसके बाद से आज तक रिक्टर स्केल से भूकंप का मापन किया जाता है। ठीक है, तो ये था भूकंप। दूसरा चीज, एक बार क्या होता है कि सबसे ज्यादा भूकंप, ठीक है, सबसे ज्यादा भूकंप जो है कि चिली देश से 1960 ईस्वी में मापा गया था। सबसे ज्यादा रिक्टर स्केल पे चिली में आया था भूकंप, जो है कि 1960 ईस्वी में, जिसकी तीव्रता जो थी ना 9.5। देखिए मैंने लिखा है मोस्ट अर्थक्वेक्स रिकॉर्ड चिली 1960 9.5 स्केल, यानी सबसे ज्यादा मापा गया है जो स्केल पे, ठीक है, वो क्या है? चिली देश के अंदर आया हुआ भूकंप। अब आपको समझ में ये तो आ चुका है चिली देश में भूकंप क्यों आया था, तो नेक्स्ट पार्ट में आपको समझा दूंगा चिली देश में ही भूकंप क्यों आता है, भारत में कहां कहां पे आता है भूकंप, ये सब जो है कि नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाऊंगा। तो समझ में आ गया ना, सबसे ज्यादा भूकंप का रिकॉर्ड कहां किया गया है, तो चिली में 1960 में 9.5 तीव्रता। देखिए
रिश्टर स्केल पे अगर 7 भूकंप आता है ना, 7 तीव्रता या 7 से कम, तो समझिए कि बहुत ही ठीक है। 7 से कम आया है तो नुकसान बहुत कम होने वाला है, ठीक है। क्या होगा? नुकसान बहुत कम होने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर 7 से जैसे बढ़ेगा वो डेंजर होता जाएगा। तो याद रखिएगा कि रिश्टर स्केल पर कहां तक भूकंप जो है कि सही है, तो 7, कितना? 7 तक। 7 से ऊपर होगा तो डेंजर हो जाएगा, 7 से कम है तो ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि भूकंप क्या होता है, भूकंप को किससे मापते हैं, भूकंप कौन सी ऊर्जा, भूकंप किस प्रकार की ऊर्जा से उत्पन्न होता है, ये सब मैंने डिटेल्स आपको समझा दिया, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि भूकंप जो है उत्पन्न होता है तो भारत में कहाँ कहाँ आता है ना, पूरे विश्व में किस किस पेटी में भूकंप आता है, कितनी पेटियां हैं, ठीक है। ये सब डिटेल्स के साथ नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वेट करिएगा। भूकंप क्यों आता है, ठीक है, आइसोसिस्मल लाइन क्या है, होमोसिस्मल लाइन क्या है, ये सब डिटेल्स के साथ नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।